नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी वर्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो करंट अफेयर्स की सीट्स है, करंट अफेयर्स की जो क्लास है उस पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, लिखा हुआ है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप फाइनल 2023। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप फाइनल 2023 जो कि जर्मनी में आयोजित हुआ, उसमें व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। यानी कि विश्व कप तीरंदाजी में पहला व्यक्तिगत जो विश्व खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है अदिति गोस्वामी। अदिति गोस्वामी जो है अदिति स्वामी जो है वो इस वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अब हम बात करते हैं इस विश्व कप के बारे में। तो ये तीरंदाजी विश्व कप कहाँ पर हुआ था? ये तीरंदाजी विश्व कप हुआ था जर्मनी में। यदि हम बात करते हैं तो इसमें भारत जो था वो नंबर 1 पर रहा, यानी भारत के कुल 4 पदक रहे। 3 स्वर्ण के साथ 1 कांस्य रहा। दक्षिण कोरिया के कुल 3 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण 1 कांस्य। जर्मनी 1 स्वर्ण 1 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर, और पोलैंड और टर्की 2-2 पदकों के साथ जो है वो कौन से स्थान पर रहे? वो चौथे स्थान पर रहे। तो जो तीरंदाजी विश्व कप है उसमें अदिति स्वामी जो है पहली व्यक्तिगत चैंपियन हो गई हैं, और उन्होंने क्या है इस स्पर्धा में जो है विश्व खिताब को जीता है। फाइनल में उन्होंने कंपाउंड महिला स्पर्धा के शिखर मुकाबले में मैक्सिको की एंड्रिया बेसरा को 149-147 से हराया। और इसके विपरीत भारत के ओजस डिओ टाले ने भी एक रोमांचक फाइनल में पोलैंड के लुकाज प्रिब्लिस्की को हराकर पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में नए विश्व चैंपियन बनने का इतिहास रचा। इससे पहले अदिति ने परनीत कौर और ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ कंपाउंड वाला टीम फाइनल जीतकर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था। यानी कि महिला तीरंदाजी में पहला व्यक्तिगत पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अदिति स्वामी, और ये उनका पहला अपना व्यक्तिगत पदक होगा। अगला है भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में, ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने जो है आपके संस्थान है उनके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये 35 जो है 35 संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब भारतीय जो मानक ब्यूरो जिसे हम BIS बोलते हैं, इसका गठन कब किया गया? 23 दिसंबर 1986 को किया गया। मुख्यालय कहाँ है? मानक भवन पुरानी दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी हैं। अब हम बात करते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। तो इसने जो है मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए देश के 35 संस्थानों के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये संस्थान देश भर के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख NIT, सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है इसमें शामिल है। इसके साथ साथ हर ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो की तकनीकी समितियों के साथ जुड़कर भागीदारी संस्थानों के लिए मानकीकरण गतिविधियों में भाग लेने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। BIS भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। यह उद्योग के लाभ के लिए और बदले में उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से उत्पाद प्रमाणन यानी कि ISI मार्क, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए कलाकृतियों और प्रयोगशाला सेवाओं की हॉलमार्क जैसी विभिन्न योजनाओं को संचालित करता है। यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, जो विभिन्न उत्पाद है उनकी गुणवत्ता से संबंधित जो है वो अपने जो कहते हैं कि योजनाएं हैं उनका ये क्रियान्वयन करता है। तो ये समझौता कितने संस्थानों के साथ हुआ है? 35 संस्थानों के साथ ये समझौता हुआ है। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है संचार मंत्रालय के अनुसार सरकार ने देश भर के 6.40 लाख गांवों में भारत नेट का विस्तार करने के लिए कितनी रुपए राशि जो है वो आवंटित की गई है? तो सरकार के द्वारा 1,39,000
579 करोड़ यानी कि 1,39,579 करोड़ रुपए की जो राशि है वो क्या है, भारत सरकार के द्वारा भारत नेट योजना के लिए जो है प्रदान की गई है। अब इसका जो उद्देश्य है वो 8 महीनों में देश भर के 60,000 ग्राम पंचायत गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद विस्तार परियोजना का जो है निर्णय लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान भारत नेट 1.94 लाख गांवों तक पहुंच गया है और अब तक 5.6 लाख घरों में सक्रिय भारत नेट कनेक्शन है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित भारत नेट दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रमों में से एक है, जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड सहित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यानी कि कुल कितने 1,39,579 करोड़ रुपए की धनराशि है भारत सरकार के द्वारा भारत नेट योजना के तहत जो है वो आवंटित की गई है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26 के तहत जानवरों के उपयोग के लिए के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 2 दवाएं हैं जो जानवरों के लिए दी जाती हैं, उन दवाइयों पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कहते हैं कि रोक लगा दी गई है। और वो दवाइयां हैं कैटाप्रोफेन और एसिक्लोफेनॉक। कैटाप्रोफेन और एसिक्लोफेनॉक, इन 2 दवाइयों पर भारत सरकार के द्वारा जानवरों को देने से जो है रोक लगाई गई है। अगर हम बात करते हैं कैटाप्रोफेन और एसिक्लोफेनॉक के बारे में, तो ये गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी दवाएं हैं जिनका उपयोग अक्सर मनुष्यों और जानवर दोनों में दर्द और सूजन से राहत देने के लिए किया जाता है। हालांकि जब गिद्ध और अन्य रैप्टर प्रजातियां उपचारित सपों को खाती हैं तब भी उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं DTAB की, तो भारत में तकनीकी दवा संबंधी मामलों पर वैधानिक निर्णय लेने के लिए शीर्ष प्राधिकरण है। इसकी स्थापना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की गई और ये जो संगठन है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के हिस्से के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भी ये आता है। इसका प्राथमिक कार्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत प्रशासन के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना और इस अधिनियम द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करना है। यानी कि जो 2 दवाएं हैं, एक है कैटाप्रोफेन और दूसरी है एसिक्लोफेनॉक, इन पर जो है भारत सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। और ये दोनों दवाएं कैसी हैं? ये दोनों दवाएं दर्द में जो है राहत देती हैं और सूजन को कम करती हैं। बेसिकली ये दवाएं जानवरों को देने से प्रतिबंध लगाया गया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नया सवेरा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो नया सवेरा योजना जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नया सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अब ये योजना है क्या, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से 6 अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों उम्मीदवारों की सहायता करना है। PIA को आवंटित कोचिंग कार्यक्रम के आधार पर योजना के तहत कोचिंग अवधि की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 3 महीने से 2 साल तक थी। यह जानकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लोकसभा में दी गई है। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बारे में। तो इसकी स्थापना 29 जनवरी 2006 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक अलग इकाई के रूप में की गई थी। अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन जैसे पहचाने जो जाने वाले समुदायों हैं उनके द्वारा सामना की जाने वाली चिंताओं और मुद्दों को ये संबोधित करता है। मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में अल्पसंख्यक समुदायों को उत्थान और लाभ के उद्देश्य से व्यापक नीतियों का निर्माण, रणनीतिक योजना, समन्वय, मूल्यांकन और नियामक ढांचे और विकास कार्यक्रमों को समीक्षा करना भी शामिल है। तो नया सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और ये जो कहें कि एक तरीके से जो बहुत सारी योग्यता आधारित परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों यानी CCI की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन
MASI को विकसित किया है? क्वेश्चन है ये कि बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए मासी नामक एक एप्लीकेशन का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? मासी या मौसी, ठीक। मासी की जो फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा की गई है और इसने जो है इस ऐप के लिए जो है ने लॉन्च किया है किशोर न्याय अधिनियम 2015 और ये जो 2021 में संशोधन किया गया के तहत प्रदान किए गए CCI के निरीक्षण के लिए तंत्र की प्रभावी और कुशल कार्य प्रणाली और सिस्टम की समकालिक निगरानी इस व्यापक एप्लीकेशन को विकसित करने के पीछे तर्क है। यह मॉनिटरिंग पोर्टल से जुड़ा है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। यह ऐप जेची अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों, राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों के सदस्यों और बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोगों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की यदि हम बात करते हैं तो ये 2005 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्र सरकार द्वारा एक सदस्य अध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं जिनके पास शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में बच्चों से संबंधित कानून का अनुभव है। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। तो जो मासी नामक ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसके लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो भारतीय दूरसंचार सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC, जिनका नाम था N विट्ठल, इनका चेन्नई में निधन हो गया। कहां पर निधन हो गया? चेन्नई में। ठीक है, ये 1960 बैच के एक अधिकारी थे। अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव 1990 से 96 के दौरान रहे। उन्होंने सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने और उद्योग के साथ साथ रणनीतिक गठबंधन के लिए नीतियों को शुरुआत की। इससे अंततः सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का गठन हुआ। दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 को मंजूरी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने करप्शन इन इंडिया, द रोड ब्लॉक टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक भी लिखी है। करप्शन इन इंडिया, द रोड ब्लॉक टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी, ये किसके द्वारा? N विट्ठल के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें क्या है, उन्होंने करप्शन पर जो है वो लिखा है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, किस देश ने अवैध सीमा पार को बढ़ावा देने वाली ऑनलाइन सामग्री को रोकने के लिए मेटा, टिकटॉक और एक्स, पूर्व में ट्विटर सहित सोशल साइटों के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा इस जो मीडिया फर्मों के साथ साझेदारी की घोषणा की गई है, जिनमें मेटा, टिकटॉक और एक्स जो है शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में तो राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और जो राजधानी है वो लंदन। अब बात करते हैं समझौते के बारे में। तो इस साझेदारी के तहत झूठे दस्तावेजों की पेशकश और सुरक्षित मार्ग के झूठे दावों सहित सामग्री को हटा दिया जाएगा और आप्रवासन कानूनी और अवैध दोनों लंबे समय से ब्रिटेन में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहा है और 2016 में ब्रेग्जिट जनमत संग्रह के मुख्य युद्ध क्षेत्रों में से एक था, जिससे देश को यूरोपीय संघ को छोड़ना पड़ा। सुनक की सरकार ने पिछले महीने एक विवादास्पद कानून पारित किया जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने आलोचना की, जिसमें चैनल और अन्य अवैध मार्गों से आने वाले किसी भी व्यक्ति के सरल दावों पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि जो चैनल पार करके या अवैध तरीके से ब्रिटेन में पहुंचे हैं और यदि वो नागरिकता संबंधी जो है वहां पर अपना दावा ठोकते हैं या दावा करते हैं तो उस पर क्या है, रोक लगा दी जाएगी। और ये समझौता किसके द्वारा? यूके के द्वारा इस कानून को, जो वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनके द्वारा इस कानून को लॉन्च किया गया या बनाया गया। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कंबोडिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हुन मैनेट बने हैं। हुन मैनेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हैं।
कंबोडियन राजा नोरोडोम सिहामोनी ने हुन मैनेट को नया प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया है। कंबोडिया की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ के राजा नोरोडोम सिहामोनी है, उनके द्वारा क्या है, हुन मैनेट को नया जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कंबोडिया की राजधानी नोमपे है। सम्राट नोरोडोम सिहामोनी है। सीनेस्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो चुंगकहो हैं और कंबोडिया की जो मुद्रा है वो क्या है, रील है। तो कंबोडिया के जो है डॉक्टर हुन मैनेट को जो है नया जो है प्रधानमंत्री चुना गया है। अगर हम बात करते हैं तो हुन सेन ने 26 जुलाई की घोषणा की कि वह 1985 में पद संभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ देंगे और सत्ता की बागडोर अपने बड़े बेटे हुन मैनेट को सौंप देंगे। और हुन मैनेट जो है वो हुन सेन के बेटे हैं। हालांकि 31 वर्षीय जो हुन सेन है वो सीपीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे और 25 फरवरी 2024 को सीनेट चुनाव में सीनेट के अध्यक्ष का जो पद है वो भी संभालेंगे। तो कंबोडिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, हुन मैनेट बने हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ब्रिटिश मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है। ब्रिटिश मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा 2023 किसके द्वारा जीती गई है, एलेक्स एस्पारगारो। एलेक्स एस्पारगारो के द्वारा जो है इस रेस को जीता गया है। एलेक्स एस्पारगारो के द्वारा ब्रिटिश मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता गया है। और जो है ब्रिटिश मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो उसकी पहली दौड़ 1970 में हुई। सर्वाधिक जीत यानी कि जो राइडर है वो वैलेंटिनो रॉसी है, 8 बार उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। और सर्वाधिक जीत यानी कि जो निर्माता कंपनी है वो होंडा है, यानी कि होंडा की जो बाइक है वो निर्माता कंपनी जिनको ड्राइवर चलाते हैं, तो होंडा कंपनी के द्वारा 42 बार इस रेस को जीता गया है। तो ये जो नए विजेता बने हैं जिनका नाम है एलेक्स एस्पारगारो, तो ये जो ब्रिटिश मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता हो गए हैं। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।